साहित्य चिंतन। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर के साथ कवर करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप आंसर लिखोगे, कविता में जब निश्चित मात्रा, लय, गति और नियमों का पालन किया जाता है तो उसे छंद कहा जाता है। पारंपरिक हिंदी कविता में छंद का विषय महत्व रहता है, लेकिन आधुनिक युग में कवियों ने महसूस किया कि हर भावना और पुराने छंदों के नियमों में बांधना संभव नहीं है। इसलिए कविता में स्वतंत्रता का विकास हुआ। मुक्त छंद ऐसी कविता है जिसमें कवि पारंपरिक छंदों के कठोर नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन कविता में लय और प्रभाव बना रहता है। अर्थात इसमें बाहरी बंधन कम होते हैं लेकिन काव्यात्मक बनी रहती है। दूसरी ओर छंद मुक्त कविता में कवि पूरी तरह छंद के नियमों से स्वतंत्र हो जाता है। इसमें ना निश्चित मात्रा होती है और ना ही कोई निश्चित लय व्यवस्था होती है। इसका मुख्य आधार कवि की अनुभूति, विचार और अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद और छंद मुक्त कविता में अंतर यह है कि मुक्त छंद में लय और संगीतात्मक का महत्व बना रहता है, जबकि छंद मुक्त कविता में स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कविता में दोनों रूपों ने कवियों को अपनी भावनाओं को नए तरीके से व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करी है। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, आख्यान परक कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको आंसर लिखना है। आपका उत्तर क्या रहेगा? आख्यान परक कविता का अर्थ है ऐसी कविता जिसमें किसी घटना, कहानी या कथा का वर्णन किया जाता है, अर्थात जिस कविता में केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती बल्कि कोई घटना, पात्र और कथा भी मौजूद होता है, उसे आख्यान परक कविता कहते हैं। इस प्रकार की कविता में कहानी का तत्व प्रमुख होता है। इसकी पहली विशेषता है कथात्मक। इसमें कोई घटना एक क्रम के रूप में आगे बढ़ती है। दूसरी विशेषता है पात्रों की उपस्थिति। पात्रों के माध्यम से कविता की कथा आगे बढ़ती है। तीसरी विशेषता है सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ। और आख्यान परक कविता समाज, इतिहास और जीवन की परिस्थितियों को प्रस्तुत करती है। चौथी विशेषता है संवाद और वर्णन। कवि घटनाओं और परिस्थितियों का विस्तार से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आख्यान परक कविता और कहानी दोनों के गुणों को अपने अंदर समाहित करती है। ऐसी आपसे जो तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, नवगीत की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए इसके शिल्प पर विचार कीजिए। तो आपको आंसर लिखना है, नवगीत हिंदी कविता की आधुनिक धारा का महत्वपूर्ण रूप है। गीत हिंदी साहित्य की पुरानी परंपरा रहा है जिसमें प्रेम, प्रकृति और भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी, लेकिन आधुनिक समय में समाज और जीवन में बहुत बदलाव आए, नई समस्या और नए अनुभव सामने आए। इन्हीं आधुनिक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए नवगीत का विकास हुआ। नवगीत में पुराने गीताओं की तरह केवल प्रेम और सौंदर्य का वर्णन नहीं मिलता, बल्कि इसमें आधुनिक जीवन की समस्या भी दिखाई देती है, जैसे सामाजिक तनाव, अकेलापन, संघर्ष और बदलती जीवन शैली। इसके शिल्प की बात करें
तो नवगीत की भाषा सरल और प्रभावशाली होती है। चौथा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रयोगात्मक कविता का स्वरूप और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रयोगात्मक कविता आधुनिक हिंदी कविता की वह धारा है जिसमें कवियों ने कविता के पुराने नियमों और शैलियों को नए प्रयोग किए। इसका उद्देश्य केवल नया लिखना नहीं, यह बल्कि बदलते हुए जीवन अनुभवों को नए तरीके से व्यक्त करना था। प्रयोगात्मक कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और नए विचारों को महत्व देता है। इसकी पहली विशेषता है नई भाषा और नई शैली का प्रयोग। कवि पुराने तरीकों से हटकर नए शब्दों और नए ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करता है। दूसरी विशेषता है नए विषयों का चयन। इसमें आधुनिक जीवन, व्यक्ति की समस्या और सामाजिक परिस्थितियों को स्थान दिया गया है। तीसरी विशेषता है प्रतीकों को और कई प्रयोग किए जाते हैं। कवि कई बार अपनी बात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। चौथी विशेषता है स्वतंत्र चिंतन। इस कविता में कवि परंपरागत सोच से हटकर अपनी अलग दृष्टि प्रस्तुत करता है। इस प्रकार प्रयोगात्मक कविता हिंदी साहित्य में नई सोच और नई अभिव्यक्ति का प्रतीक है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पांचवा आपके एग्जाम में, निबंध की परिभाषा दीजिए और निबंध के विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो आप लिखेंगे उत्तर, निबंध हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध का अर्थ है किसी विषय पर लेखक के विचारों, अनुभवों और भावनाओं की स्वतंत्रता एवं व्यवस्थित अभिव्यक्ति। सरल शब्द में कहें तो जब लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है तो वह निबंध कहलाता है। निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लेखक की व्यक्तिगत शैली दिखाई देती है। हिंदी निबंध का विकास धीरे धीरे हुआ। प्रारंभिक समय में निबंधों में सामाजिक और धार्मिक विषयों पे स्थान दिया गया। भारतेंदु युग में हिंदी निबंध को नई दिशा मिली। इस समय सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतन से जुड़े विषय लिखे गए। द्विवेदी युग में निबंध अधिक गंभीर और विचार प्रधान बने। आधुनिक युग में निबंध का क्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। अब साहित्य, संस्कृत, समाज, राजनीति और व्यक्तिगत अनुभव सभी विषयों पर निबंध लिखे जाने लगे। इस प्रकार निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें विचार, भाषा और लेखक की शैली का विशेष महत्व होता है। ऐसी जो आपसे क्वेश्चन 6th पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, नई कहानी का सामान्य परिचय देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। तो आप लिखेंगे पहले, नई कहानी हिंदी कहानी साहित्य की आधुनिक धारा है जिसका विकास लगभग 1950 के बाद हुआ। कहानी आंदोलन पुराने आदर्शवादी और कल्पनात्मक कहानी लेखन से अलग थी। नई कहानी का मुख्य केंद्र आम आदमी का जीवन और उसकी वास्तविक समस्या थे। पुरानी कहानियों में जहां बड़े सामाजिक आदर्शों और घटनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था, वहीं नई कहानी में व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष, अकेलापन और जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को महत्व दिया गया। नई कहानी की प्रमुख विशेषता हैं। पहली विशेषता है यथार्थवाद। इसमें जीवन को जैसा है वैसा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। दूसरी विशेषता है व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाएं और समस्या प्रमुख होती है। तीसरी विशेषता है आधुनिक जीवन की समस्याओं और चित्रण, जैसे
तनाव, संबंधों में बदलाव, अकेलापन और सामाजिक संघर्ष। चौथी विशेषता है भाषा की सरलता और स्वाभाविकता। इस प्रकार नई कहानी ने हिंदी कहानी को नए अनुभव और नए संवेदना प्रदान की। जो आपसे क्वेश्चन 7 पूछा जाएगा, लोक नाट्य की अवधारणा और उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे पहले, लोक नाट्य का अर्थ है ऐसे नाट्य रूप जो सामान्य जनता के बीच विकसित हुआ हो और जिसका संबंध लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से हो। लोक नाट्य में समाज के सामान्य लोगों के जीवन, उसकी समस्या, विश्वासों और परंपराओं को प्रस्तुत किया जाता है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोक नाट्य के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे नौटंकी, रामलीला, यक्षगान और तमाशा आदि। लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता यह है कि ये जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसमें भाषा सरल और स्थानीय होती है, जिससे आम लोग आसानी से समझ सके। इसमें संगीत, नृत्य और अभिनय का विशेष महत्व होता है। लोक नाट्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि यह समाज की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखने का माध्यम भी है। प्रश्न 8वां जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए साहित्य में इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए। तो आपको सबसे पहले लिखना है, पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जागृत या फिर से जागना। यूरोप में पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मनुष्य, तर्क, विज्ञान और नई सोचों को महत्व दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का अर्थ है पुरानी रूढ़ियों से हटकर नई विचारधारा और नई चेतना का विकास। पुनर्जागरण के कारण साहित्य में कई परिवर्तन आए। पहला परिवर्तन था मानवतावाद का विकास। इसमें मनुष्य और उसकी स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। दूसरा परिवर्तन था वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और ज्ञान को महत्व मिला। तीसरा परिवर्तन था सामाजिक सुधार की भावना। यही सब आपको एग्जाम में लिखना है। प्रश्न 9वां जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, साहित्य में अनुभूति की प्रामाणिकता का क्या महत्व है। तो आपको लिखना है, अनुभूति की प्रामाणिकता का अर्थ है लेखक द्वारा अपने अनुभवों और भावनाओं को सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करना। साहित्य केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि उसमें लेखक का वास्तविक अनुभव और जीवन की सच्चाई भी दिखती है। जब लेखक किसी विषय को अपनी वास्तविक अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत करता है, तो पाठक उससे जुड़कर महसूस करता है। अनुभूति की प्रामाणिकता साहित्य को प्रभावशाली बनाती है। यदि रचना में केवल कृत्रिम भावनाएं हो तो वह पाठक के मन पर गहरा प्रभाव नहीं डाल पाती। उदाहरण के लिए किसी गरीब व्यक्ति के संघर्ष को वही लेखक अधिक प्रभावी ढंग से लिख सकता है जिसने उस जीवन को समझा होगा या गहराई से महसूस किया होगा। इस प्रकार अनुभूति की प्रामाणिकता साहित्य को वास्तविक और विश्वसनीयता प्रदान करती है। प्रश्न 10वां जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, मिथक से आप क्या समझते हैं। हिंदी साहित्य में मिथक के प्रयोग को समझाइए। तो आप लिखेंगे आराम से, मिथक का अर्थ है ऐसी पारंपरिक कथा जिसमें किसी समाज की मान्यताएं, विश्वास और सांस्कृतिक
अनुभव जुड़े होते हैं। मिथक केवल कहानी नहीं होता, बल्कि उसके पीछे समाज की सोच और मूल्य छिपे होते हैं। हिंदी साहित्य में मिथकों का प्रयोग प्राचीन कथाओं और पात्रों को आधुनिक संदर्भों से जोड़ने के लिए किए गए हैं। लेखक मिथकों के माध्यम से वर्तमान समाज की समस्या को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, महाभारत और अन्य पौराणिक पात्रों का प्रयोग आधुनिक साहित्य में नए अर्थों के साथ किया गया है। मिथक साहित्य को गहराई प्रदान करता है क्योंकि वह पुरानों अनुभवों को नए समय से जोड़ता है। इस प्रकार मिथक परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल का कार्य करता है। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन को देख लिया जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको और कोई से क्वेश्चन भी चाहिए, अगला पार्ट चाहिए साहित्य चिंतन का, तो आप कमेंट कर देना। पार्ट 2 लाऊंगा आपके लिए अगर आप कमेंट करते हो तो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को अभी कर लो, और आपकी बिल्कुल हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके बता दो। जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं दूसरे पार्ट के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, उसको भी मैं बना दूंगा। तो कौन कौन पार्ट 2 साहित्य चिंतन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के लिए तैयार है, कमेंट में ज़रूर लिख देना। फिर मैं आपके लिए पार्ट 2 ले आऊँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वाली वीडियो और जो मैं आने वाली वीडियो है उसको देख लोगे तो आपका पूरा मार्क्स कवर हो जाएगा। तो पार्ट 2 के लिए कौन कौन रेडी है कमेंट में लिख दो, और जो सब्सक्राइब है उसको इतना बढ़ा दो जिससे मेरे को आपके लिए वीडियो लानी पड़ जाए। थैंक यू।